Recording in progress. चलो ठीक है। इसके फुल स्क्रीन करना वो ग्रीन वाले से। हाँ हाँ हाँ। और उसको मिनिमाइज कर दो। बस ठीक है चलिए। अच्छा जी। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 19 देखें, ये वो जीपी का क्वेश्चन है जिसकी मैं कल बात कर रहा था आपसे। अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं कि एवरी ईयर द सेलिंग प्राइस ऑफ अ डायमंड नेकलेस increases by 5% of the price of the price the year before. The selling price of the necklace in the year 2000 is $36,000. ठीक है। तो ईयर 2000 में उसकी सेलिंग प्राइस थी $36,000। कह रहे राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस एंड years लेटर and hence find the selling price in 2008। ठीक है। पहली बात तो ये बता दें कि ये किसका क्वेश्चन है, एपी का या जीपी का। कैसे पता लगा? कैसे पता लगा किसका क्वेश्चन है, एपी का जीपी का? कैसे पता लगा? जी कैसे पता लगा कि ये किसका क्वेश्चन है? परसेंटेजेस से। ठीक है। उसमें परसेंटेज लिखी हुई थी इसलिए। तो मैंने आपको कल बताया था कि जब आप परसेंटेजेस और एपीजीपी की बात कर रहे हो और आपका क्वेश्चन जो है वो फाइनेंस रिलेटेड है, तो आप अपना जो उसका यूजुअल फॉर्मूला होता है आप उसको डिच करवा के ए आर पावर एन वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने कल बताया था आपको। तो ये वाला क्वेश्चन परसेंटेजेस का ही है और फाइनेंस का क्वेश्चन है। तो आप अगर चाहो तो अपना यूजुअल फॉर्मूला जो है उसको डिच करवा सकते हो, उसको डिच करवा के आप ये नया फॉर्मूला जो है वो यूज कर सकते हो। तो फॉर्मूला था टी एन इक्वल्स टू ए आर पावर एन। ए की वैल्यू इज 36। अच्छा सही है, मुझे लगा बाद में माइक। इज 36,000। आर की वैल्यू, ये भी मैंने कल बताया था कि आप आर की वैल्यू कैसे निकालोगे। अगर तो इंक्रीज है तो 100 में वो परसेंटेज प्लस कर देंगे, अगर वो डिक्रीज है तो 100 में से वो माइनस कर देंगे। क्वेश्चन आप गौर से पढ़ें तो वो कह रहे हैं कि इंक्रीज बाय 5%। तो आपकी आर की वैल्यू बन जाएगी 100 प्लस 5%, विच इज 105%। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो दिस विल बिकम 1.05। तो 1.05 टू द पावर ऑफ एन, ये आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी प्राइस निकालनी है अब 8 इयर्स के बाद, 2008 में। तो 2008 में कितने साल बनते हैं? 2000, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 इयर्स के बाद। तो एन की वैल्यू जो है वो सिंपली 8 सब्सटीट्यूट करो। तो T8 would be 36,000, 1.05 to the power of 8। 53,000, 53,188। अगर आप ये आंसर लिखेंगे, ये वाला आंसर, ये तो वैसे ही गलत है क्योंकि आपने ए लेवल्स में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में ही लिखना है अपना आंसर। तो इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे राउंड ऑफ करो, विच विल बिकम 53,200। ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है। लाइब्रेरी में कोई क्वेश्चन बेटा? No, sir. No, sir. रजीन, शाजिद कोई क्वेश्चन? अच्छा, बी पार्ट कह रहे थे कंपनी मेक्स द नेकलेस ओनली सेल्स वन ईच ईयर। तो साल में एक ही नेकलेस वो बेचते हैं। फाइंड द टोटल अमाउंट of money obtained
इन 10 years। तो बेसिकली 10 सालों के पैसे निकलेंगे कैसे? 1 साल के पैसे प्लस दूसरे साल के पैसे प्लस तीसरे साल के पैसे प्लस चौथे साल के पैसे। तो इस केस में किसका फॉर्मूला यूज करेंगे? टर्म का या सम का? सम का, क्योंकि उसने टोटल अमाउंट मांगी है आपसे। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला लगा ले, एस एन इक्वल्स टू। अब इसमें यह भी देख ले आर की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आप ग्रेटर देन वाला फॉर्मूला यूज करोगे, विच इज ए ब्रैकेट आर पावर एन माइनस वन ओवर आर माइनस वन। ठीक है, तो n की वैल्यू 10 है, a इज 36,000, r is 1.05 to the power of 10 minus 1 divided by 1.05 minus 1। तो S10 क्या बनता है, प्लीज बताओ। किसी के पास कैलकुलेटर का ऑनलाइन भी है तो वो भी कर सकते हैं। क्यों, आंसर खुद बताने से डर लग रहा था? क्या है? हाँ तो ऊपर ही जाएगा। नहीं नहीं, ये तो तुमने, और भाई 1.05 की पावर था, तुमने 10.05 की पावर डाल दी है। आपका आंसर बनता है 452804, बट सिंस आपने थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखना है तो ये बनेगा 453000। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हुआ, विच इज 453,000। ये लो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। दोबारा ये क्वेश्चन में 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, वो कह रहे हैं कि अ वुमेन्स बेसिक सैलरी फॉर हर फर्स्ट ईयर विद अ पर्टिकुलर कंपनी इज $30,000। एट द एंड ऑफ द ईयर शी ऑल्सो गेट्स अ बोनस ऑफ $600। ठीक है, तो उसकी बेसिक सैलरी $30,000 है और साल के एंड पे उसे $600 का बोनस भी मिलता है। वो कह रही है कि फ्रॉम हर फर्स्ट ईयर एक्सप्रेस हर बोनस एज अ परसेंटेज ऑफ हर बेसिक सैलरी। ठीक है, तो उसे पहला पार्ट तो बहुत ही इजी, सिंपल परसेंटेजेस का है। उसको बोनस मिला 600 का और उसकी बेसिक सैलरी थी 30,000 इंटू 100%। तो ये क्या बन गया? 20%। ठीक है, तो 20% जो है, 20% या 2%? 2%। तो 2% जो है वो उसे, उसको बोनस मिला। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ ईच कंप्लीट ईयर द वुमेन्स बेसिक सैलरी इंक्रीज बाय 3% एंड हर बोनस इंक्रीज बाय $100। ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा। उसका, उसकी जो सैलरी है वो 3% से इंक्रीज कर रही है, जो उसका बोनस है वो $100 से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, वो कह रही है कि आप बताएं कि बोनस की पेड एज, दोबारा परसेंटेज ही बतानी है, बट हमें पहले बोनस निकालना पड़ेगा और उसकी सैलरी भी निकालनी पड़ेगी। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा सिचुएशन ये है कि जो उसकी सैलरी है वो जीपी का केस है, क्योंकि वो परसेंटेज से बढ़ रही है। उसका उसका जो बोनस है बच्ची का, वो एपी का केस है, क्योंकि वो हर साल $100 बढ़ रहा है। तो हर साल $100 ऐड करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो उसकी एंड पे वो बोनस मिल जाएगा टोटल। ठीक है, तो यहां पर दोनों प्रोग्रेशन जो हैं वो कंबाइंड है इन अ सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, तो दोबारा एक्सप्रेशन बनाते हैं उसकी सैलरी का। सिंस उसकी सैलरी इंक्रीज कर रही है बाय 3%, तो उसके आर की वैल्यू होगी 100 प्लस 3%, विच इज 103%, विच इज सिंपली 1.03।
ठीक है, ये इसके आर की वैल्यू होगी। और आपको बता दूं कि आपको आर की वैल्यू सिर्फ फाइंड करने का आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है, खाली आर की वैल्यू फाइंड करने का आपको एक नंबर मिलता है। ठीक है, उसके बाद टी एन इक्वल्स टू, शी स्टार्टेड ऑफ विथ $30,000, 1.03 पावर एन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखें, वो कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ 24th ईयर उसको कितना जो है वो बोनस मिला है और कितना जो है वो उसका सीन है। ठीक है, तो कैलकुलेट करने से ना, देख के यूज करना ईयर की वैल्यू। क्या यूज करना है, एन की वैल्यू क्या यूज करनी है, एन की वैल्यू 23 यूज करनी है, क्योंकि उसको पहली दफा जो बोनस मिलेगा वो दूसरे साल में मिलेगा। ठीक है, क्योंकि पहले साल की सैलरी उसकी 30,000 है, तो उसको पहला बोनस जो है वो सेकेंड ईयर में मिलेगा। तो इसी तरह जो उसकी ओवरऑल नंबर ऑफ बोनसेस हैं वो उसके 24 नहीं है, वो उसके 23 है। तो आप एन की वैल्यू जो है वो 23 यूज करोगे। तो टी 23, 30,000, 1.03 पावर ऑफ 23 कितना बनता है, 59,200। इसको अभी से ही वो कन्वर्ट ना करने लग जाएगा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में, क्योंकि वैसे भी फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, 4207। ठीक है, अच्छा, और अब एपी की बात कर लेते हैं। तो उसका पहले साल का बोनस है 600। ठीक है, दूसरे बाकी उसे कितनी दफा बोनस मिलेगा, 23 टाइम्स उसके बोनस में इंक्रीमेंट होगा $100 का। तो टोटल कितना बन गया, $29, $2,900। ठीक है, ये उसका बोनस है आफ्टर 24th ईयर। तो उन्होंने कहा था कि आपने परसेंटेज बनानी है, तो 2900 डिवाइडेड बाय 59207 मल्टीप्लाई बाय 100%। और यहां से क्या आंसर बनता है, कुछ और भी होगा, एग्जैक्ट वैल्यू आ रही है, तो 4 नहीं, तुम गलत कह रहे हो ना, 0.04 वहीं से 100 से मल्टीप्लाई किया है, 100% से नहीं करना, 100 से मल्टीप्लाई करना, 4.8 में परसेंटेज तो साइन लगाया था हमने। यार ये जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं लाइबा और फजीम, में आप दोनों से बिल्कुल खुश नहीं हो, आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करते, बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते, और कोई क्वेश्चन है तो पूछते भी नहीं हो। लाइबा और फजीम, कोई क्वेश्चन है बेटा? No, sir. No, sir. अच्छा, अगला क्वेश्चन देखें। अब कोई, ये लो जी, मैं कहने ही लगा था कोई एपी का क्वेश्चन ढूंढते हैं, वो सामने ही था। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। अच्छा, कॉपी कर तो ली। अच्छा, इसमें वो कह रहा है कि ओवर अ 21 day पीरियड एन एथलीट prepares for a marathon by increasing the distance she runs each day by 1.2 kilometer. On the first day she runs 13 kilometers. Find the distance she runs on the last day of 21 day period. तो ये किसका क्वेश्चन है, एपी का या जीपी का? एपी का, क्यों?
फिर भी ये इंडिकेशन नहीं है। ये कैसे है एपी का क्वेश्चन, ये बताओ। लाइबा आप बता दें ये एपी का क्वेश्चन कैसे है। Sir, Sir, increasing distance. increasing distance. आपका डिस्टेंस जो है वो एवरी डे बाय स्पेसिफिक वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, 1.2 ऐड करते जा रहे हो आप पिछले दिन में जितना भाग रहे हो। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज एपीजीपी। ये लिखा हुआ है कि इंक्रीज द डिस्टेंस बाय 1.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये एपी का क्वेश्चन हो गया आपके पास। और इसमें जन्नत टीएन वाला फॉर्मूला यूज करेंगे या सम वाला फॉर्मूला यूज करेंगे ए पार्ट में? टीएन वाला, क्योंकि उसने ये नहीं कहा कि 21 दिनों में टोटल डिस्टेंस कितना भागा है। उसने ये कहा कि 21st डे में कितना भागेगा। ठीक है, तो आपने टीएन का फॉर्मूला यूज करना है। तो टीएन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आपके पास यहाँ पर 21 डेज है टोटल। ए की वैल्यू इज 13 किलोमीटर प्लस 21 - 1 और डी की वैल्यू इज 1.2। तो यहां से टोटल कितना बनता है? 30। तो 37 किलोमीटर जो है शी विल रन ऑन द लास्ट डे। ठीक है, सेकंड में वो कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस शी रन इन द 21st डे। तो इसमें मोहित भाई क्या करेंगे? इसमें सम का फॉर्मूला यूज करेंगे या एन का टी एन का फॉर्मूला यूज करेंगे? सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, थैंक यू। तो सम का फॉर्मूला एस एन एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 21 है, 21/2 2 इंटू 13 प्लस 20 इंटू 1.2। तो ये टोटल कितना बन जाएगा? 525. 525. 525। वाह, लाइबा भी बोल पड़ी माशाल्लाह। 525 किलोमीटर। ठीक है, ये आपके पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब बी पार्ट जो है वो आपका जीपी का क्वेश्चन है। उसमें वो कह रहा है कि आपकी फर्स्ट टर्म है टी वन है आपके पास एक्स, T2 है आपके पास x-3 और T3 है आपके पास x-5। फाइंड द वैल्यू फॉर x। अभी आई थिंक मैं ये काफी दफा चीज यूज कर चुका हूं, आपको पता ही हो जाना चाहिए कि जब भी तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स हो तो या तो आप अरिथमेटिक मीन या फिर आप जियोमेट्रिक मीन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप वो नहीं भी यूज करना चाहते तो आप ये तो एटलीस्ट कह ही सकते हो कि रेशो दोनों की सेम होगी। तो रेशो जो है दोनों की सेम होगी, विच मीन्स T2/T1 एंड T3/T2 इसकी रेशो सेम होगी। ठीक है, T2 की वैल्यू क्या है? एज पर द क्वेश्चन x-3 है, T1 की वैल्यू x है, T3 की वैल्यू x-5 है और T2 की वैल्यू दोबारा x-3 है। ठीक है, अब आपने प्लीज अपना हाई लेवल मैथ सिखा के x और x को कैंसिल नहीं कर देना, ये नहीं पॉसिबल। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये बन जाएगा x-3 होल स्क्वायर इक्वल टू x ब्रैकेट x-5। इसको एक्सपैंड कर लें, विच इज x² -6x प्लस 9 x² -5x। x² और x² कैंसिल आउट हो जाएंगे, 9 इज इक्वल टू x। तो यहां से x की वैल्यू 9 आ गई। ठीक है, अब अगेन मैं अगला क्वेश्चन अभी पढ़ नहीं रहा, मैं अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही जाके जो है ना वो अपनी सारी टर्म्स फिल कर लेता हूं। क्या पता मुझे जरूरत पड़ जाए। तो T1 की वैल्यू 9 आ गई, T2 की वैल्यू -3 थी जो 6 हो गई और T3 की वैल्यू -5 थी जो 4 हो गई। तो ये वैल्यू जो है ना वो मेरे पास बनती है, तो शायद मुझे दोबारा यूज करनी पड़ जाए, तो मेरे पास ऑलरेडी पहले से वैल्यूज होनी चाहिए। ठीक है, अब वो बी देखो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि फोर्थ टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन निकाल दो। अब ये भी मैंने आप लोगों को बताया था, अगेन आपने नोट्स नहीं पढ़े होंगे। आप लोगों ने फोर्थ हमेशा जियोमेट्रिक में अगली टर्म कैसे निकलती है? आप रेशो से मल्टीप्लाई करते हो तो अगली टर्म निकल आती है। ठीक है, तो आप रेशो निकालने पहले आपकी क्या बनती है? आर की वैल्यू बनती है
किसी भी दो टर्म्स को डिवाइड कर लें, 4/6 ही कर लें, 4/6 करोगे 2/3। ठीक है। तो आपकी हमेशा अगली टर्म आती है पिछली टर्म को आर से मल्टीप्लाई करने से। तो आपके पास ऑलरेडी T3 की वैल्यू है, तो आप T4 फाइंड करने के लिए T3 को आर से मल्टीप्लाई कर दें, विच इज 2/3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो T4 की वैल्यू 8/3 बन जाएगी। ठीक है, सबसे इजी है ये। अगर आप वैसे इसका TN का फॉर्मूला यूज करना चाहते हो तो आप वो भी यूज कर लो, उससे भी कोई मसला नहीं होगा। फर्स्ट टर्म आपकी 9 है, आर की वैल्यू 2/3 हो जाएगी, तो उसका वो क्यूब शूट करके आप सॉल्व करोगे तो वो सेम ही बात बन जाएगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो थर्ड पार्ट में कह रहा है कि आपने सम टू इन्फिनिटी निकालना है। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला क्या था? एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए डिवाइडेड बाय 1 - आर। तो आपके ए की वैल्यू 9 है, आपके आर की वैल्यू पिछले पार्ट में निकाल ली है, विच इज 2/3। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 27 27. आपका आंसर। 27. जी जी, 27 आपका आंसर। ठीक है। ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो आपकी फॉर्मूला शीट में लिखे हुए हैं, तो प्लीज ये मत करिएगा कि आपको याद करने पड़ेंगे कुछ और। अह, अच्छा, ये वाला क्वेश्चन जरा मैं लिख रहा हूँ, ये जरा आप करेंगे। इसमें एपी और जीपी दोनों यूज होने हैं, तो अच्छा कंपैरिजन हो जाएगा कि क्या अंडरस्टैंडिंग है। बाय ट्रिनिटी कैसे जा रहा है बेटा? Good, sir. गुड सर। वहां पर कौन पढ़ा रहा है मैथ्स? Sir Ahmed Bilal. सर अहमद बिलाल। मुझे यूट्यूब पर है। अच्छा, पहले वाला क्वेश्चन तो वेरी सिंपल, उसमें जियोमेट्रिक है, उसने बताया हुआ। जी, ए पार्ट जैसे लाइबा, ए पार्ट का क्या आंसर है बेटा? Sir सर थ्री 324. ट्वेंटी फोर जन्नत क्या आंसर है? ए पार्ट में क्या? ये अब्दुल्ला क्या आंसर है? फिर नहीं, आपका क्या आंसर है बेटा ए पार्ट का? Sir सर थ्री 324. ट्वेंटी फोर ठीक है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि आपकी थर्ड टर्म जो है दैट इज 48।
फोर्थ टर्म जो है दैट इज 32। तो आपने सम टू इन्फिनिटी फाइंड करना है, तो सम टू इन्फिनिटी फाइंड करने के लिए आपको फर्स्ट टर्म चाहिए होती है और आपको आर चाहिए होता है। आर तो इजीली निकल आएगा, विच इज 32/48। ठीक है, तो 32/48 कितना होता है? 2/3। तो आपके आर की वैल्यू आ गई 2/3। तो आप इनमें से किसी भी एक का एक्सप्रेशन बना लें, लेट्स से T3 का एक्सप्रेशन बना लेते हैं। तो T3 इज इक्वल टू ए आर पावर 3 - 1। T3 की वैल्यू क्या है? 48। ए की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू क्या है? 2/3 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 4/9। बाकी जो है वो क्वेश्चन कर लें अपना, बी पार्ट जो कर रहे थे। तो 9 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू ए। और ए की क्या वैल्यू बनती है? 12 टाइम 9 108। आपके ए की वैल्यू 108 आ गई। ठीक है, अब इसके बाद आपने सम टू इन्फिनिटी का सिंपल फॉर्मूला लगाना है। तो ए की वैल्यू इज 108 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2/3 विच इज 324। कहाँ फंसी हुई थी? बी पार्ट देख लें। इसमें लगा स्कीम ए कौन सी स्कीम? स्कीम ए किस चीज की है और स्कीम बी किस चीज की है? सर ए है सर एपी ए की है और बी एपी है की और जीपी बी की। है जीपी की। वेरी गुड। तो अगर आप जी मोहित भाई, स्कीम ए और स्कीम बी किस चीज की है? ठीक है, वेरी गुड। स्कीम ए जो है वो आपकी एपी की है, क्योंकि उसमें 0.16 टन जो है वो ऐड होता जाएगा। और जो आपकी स्कीम बी है वो जीपी की है, क्योंकि उसमें परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो करें इसको। वो कह रहे थे प्रपोजल इज टू ऑपरेट द स्कीम बी फॉर a period of 24 months. The amount recycled in the first month is 2.5 tons. For each scheme, find the total amount of waste that would be recycled over the 24-month period. फॉर्मूले कौन से यूज होंगे हैं, टीएन वाले या एसएन वाले? एसएन वाले। कहते रहे टोटल वेस्ट रिसाइकल, मतलब 24 वैल्यूज का टोटल सम ही होगा ना। जी फरजीन, स्कीम ए का क्या आंसर है और स्कीम बी का क्या आंसर है? सर स्कीम सर एक स्कीम वन एक वन और और फोर पॉइंट 4.6 है। अच्छा, और स्कीम बी का? तो वो भी कर रही फोर होगी। फोर अच्छा, कर लो कर लो। जी लाइबा, स्कीम बी का क्या आंसर है बेटा? सर स्कीम बी सर मैं कर स्कीम रही बी मैं कर रही हूँ। हूँ। ए स्कीम है ए है 104.16। 104.16। 104 पॉइंट
16. 16. ठीक है। आपका क्या आंसर है जन्नत, स्कीम ए का? क्यों? एस एन का फॉर्मूला लगाना है यार, सीधा सीधा। एन की वैल्यू 24 है। स्टार्टिंग वैल्यू उसने दी हुई है कि 2.5 टन से स्टार्ट किए। क्या चीज? डी की वैल्यू दी तो हुई है 0.16, जिसके इंक्रीज कर रहा है। क्या आ रहा है? जन्नत इसमें क्या सोच रही थी? हैं? शाबाश। लागा, स्कीम बी में आर की वैल्यू क्या यूज करनी है ये बता दे। Sir, Sir, 1.06. 1.06. ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो आपकी 100 प्लस 6% होगी, विच इज 1.06। तो 1.06 जो है, सिंस इट इज ग्रेटर 1, तो हम फॉर्मूला यूज करेंगे आर माइनस वाला। तो 1.06 पावर 24 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.06 माइनस 1। क्या बन रहा है यहाँ से? Sir, Sir, 127.04. 127.04. 127.04। तो आपकी स्कीम बी और स्कीम ए का ये बन गया टोटल वेस्ट की रिसाइकलिंग। ठीक है। अच्छा जी। ओए होए, हैवी क्वेश्चन लग रहा है ये तो। आई थिंक इसमें एक मुश्किल क्वेश्चन भी था। क्वेश्चन 36। क्वेश्चन 36।
जी, ए का क्या आंसर है जन्नत? ए पार्ट का। लाइबा ए पार्ट का क्या आंसर है? सर मेरा सर मेरा नेगेटिव टू नेगेटिव सेवन टू आया है। सेवन आया है। है नेगेटिव कितना? टू यार और नहीं, टू ये और सेवन। सेवन 2/7, हाँ ये पॉसिबिलिटी हो सकती थी। उससे मुझे देखने दो। प्रजीना आपको क्या बेटा? प्लीज सॉल्व कर सॉल्व रही हूँ। कर रही हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास इसका आंसर ही नहीं है। मुझे खुद ही करना पड़ेगा। अच्छा। लगा ठीक है आंसर। जी, क्या निकला जन्नत? नहीं कुछ नहीं। अच्छा। इसमें देखो वो कह रहे हैं कि आपके पास दो डिफरेंट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 3a और दूसरे और उसका कॉमन रेशियो है r। उसके सम टू इंफिनिटी का फॉर्मूला क्या बनेगा? a/1 - r होगा। तो उसमें फर्स्ट टर्म उसने क्या कहा हुआ है? 3a और डिनोमिनेटर में 1 - r। ये आपका पहले वाले एक्सप्रेशन का सम टू इंफिनिटी हो गया। दूसरे वाले में वो कह रहे हैं कि आपके पास फर्स्ट टर्म है a और कॉमन रेशियो है -2r। तो a की वैल्यू है a ही और r की वैल्यू है -2r। तो ये हो गया a डिवाइडेड बाय 1 + 2r। गलत है। अब उसके बाद अगर आप थर्ड स्टेटमेंट पढ़ो तो वो कह रहा है कि दोनों सम टू इंफिनिटी जो है वो इक्वल है। ठीक है, तो दोनों एक्सप्रेशंस को इक्वल पुट कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये ए और ए कट सकते हैं, दोनों न्यूमरेटर में है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 मल्टीप्लाई बाय दिस तो ये बन जाएगा 3 + 6r और वो वाला 1 - r। तो 3 को उधर ले जाओ, ये 7r -2 हो जाएगा। r की वैल्यू -2/7। ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, बी पार्ट में देखो। बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि फर्स्ट टू टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, फिर एक और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन गिवन है, उसकी भी पहली दो टर्म्स ही बताई हुई है। और वो कह रहा है कि फर्स्ट टू प्रोग्रेशंस हैव द सेम सम। तो दूसरे वाले में सम के फॉर्मूला को दोबारा इक्वल टू करना है। तो अगर आप देखो तो आपके पास बी पार्ट में Sn = n/2। फर्स्ट टर्म क्या है? 15 प्लस n-1। डी की वैल्यू कितनी है? +4। ये आपके पास सिंप्लीफाई कर लो करना है तो, अदरवाइज यही सम बनता है n/2 30 plus 4n - 4, which will eventually become n/2।
26 प्लस 4 है, ठीक है। और सेकंड वाले में वो कह रहा है कि 420 एंड 415 है उसकी टर्म्स। तो उसमें n/2 आपकी फर्स्ट टर्म है 420 प्लस n-1, और इस केस में आपके पास कॉमन डिफरेंस होगा 415 माइनस 420 विच इज -5। तो -5 का जो है वो आपका कॉमन डिफरेंस है। तो n/2 इक्वल्स टू 840 माइनस 5n प्लस 5 इक्वल्स टू n/2 840 5 -5n, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि आपके दोनों प्रोग्रेशंस में सम सेम है, ठीक है। तो दोनों एक्सप्रेशंस को एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें। n/2 26 प्लस 4n इक्वल्स टू n/2 845 -5n। अब अगेन अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें इसको खोल के कर लें, बट अदरवाइज n/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 4n प्लस 5n 845 माइनस 26, लाइवा क्या आंसर आ रहा है यहाँ से? Sir, Sir, 91. 91. 91। 840 ठीक है, 91 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, कल आपका टेस्ट है, भूलिएगा मत।